अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा टॉपिक है नाजरीन असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस। और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेहमान तशरीफ लाए हैं हाजी ज़मीरुल्लाह साहब, मशहूर सोशल वर्कर हैं और अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के MLA हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर शकील समदानी साहब। शकील समदानी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और उसके अलावा बहुत सारे इदारों से जुड़े हुए हैं जो सोशल वर्क और समाज सेवा का काम करते हैं। मसलन वाइस प्रेसिडेंट हैं मिल्ली काउंसिल के, उसके अलावा आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जनाब समदानी साहब। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर असमर बेग साहब। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। आपका इस्तकबाल है जनाब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं हमारे भाई जैद खालिद पटेल साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि मशहूर और मारूफ इस्लामी स्पीकर हैं और स्कॉलर हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जैद साहब। आइए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बड़ा टॉक अबाउट टॉपिक है। इस वक्त तकरीबन हर चैनल और हर मोहल्ले, हर गली में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इंटॉलरेंस। इसकी वजह है कि इस इंटॉलरेंस से जुड़े हुए लोगों ने बड़े बड़े कमाल और करतब करके दिखाए हैं। इसके हक में जो लोग हैं उन्होंने अवार्ड वापस किए हैं। जिन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो एहतजाज कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये एहतजाज करने वाले लोग गलत हैं, वो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम अपने इन पैनलिस्ट से, इन काबिल और मोहतरम लोगों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटॉलरेंस है क्या चीज है। आपसे कुछ वक्त पहले तक डिक्शनरी का एक लफ्ज था जिसे हम इंटॉलरेंस यानी हमारी बर्दाश्त की कमी मानते थे, लेकिन अचानक इसका एक सियासी एंगल निकल आया है। ये सियासी एंगल क्या है, और अगर हम सियासी पस मंजर में देखें तो इस इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है। हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं जनाब ज़मीरुल्लाह साहब से। ज़मीरुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, चारों पैनलिस्ट से मैं चाहूंगा कि पहले इस टॉपिक को हमें समझाएं, तो एक मिनट में। इंडोलेंस एक ऐसा अजीब गरीब डर है जो आज हर इंसान के दिमाग में, दिल में बैठा हुआ है। जो कल तक हम एक दूसरे के बहुत नजदीक रहा करते थे, आज हम एक दूसरे की हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। हमसे मुराद अलग अलग कौमें, हाँ, एक दूसरे की। हम एक गांव में 5 बरादरी रहते हैं, 5 जात के लोग रहते हैं, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि तेरे घर में क्या पकता है, तुम कारोबार क्या करते हो, तुम्हारा पैसा कमाने का जरिया क्या है। पहले, आज से ये 3 साल पहले कुछ नहीं था, 4 साल पहले कुछ नहीं था। आदमी अपने काम करता था, कोई बात नहीं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी आदमी का बकरे का कारोबार है, आज बकरे का कारोबार करना उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। भैंस का कारोबार करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक अजीब करीब डर है ये, और ये इतनी बड़ी बीमारी है कि अगर इसको हम लोगों ने बहुत जल्दी दूर नहीं किया तो हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब गरीब माहौल पैदा हो जाएगा। जी, शकील समदानी साहब। प्रोफेसर साहब, आप क्या राय है, आप कैसे डिफाइन करेंगे इस वर्ड को? देखिए, इंटॉलरेंस का तो मैं ये कहूँगा कि आज से चंद साल कबल जो चीज़ें हम बहुत आराम से बर्दाश्त करते थे, दूसरे मज़ाहिब की चीज़ों को, उनके रीति रवाज को, उनके खाने पीने को, उनके ड्रेस को, उनकी बातों को, आज अचानक वो चीज़ें हमें ख़राब लगने लगी हैं। और न सिर्फ ख़राब लग रही हैं, बल्कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस खराबी को बरमला इजहार करें, और इजहार करने का तरीका ये हो कि अगर हमें उसे कत्ल भी करना पड़े तो उस एक्सटेंट तक जाएं और कत्ल के बाद भी जस्टिफाई करें। यानी इंटॉलरेंस की लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हैं हम। और जिस चीज़ को हम 1200 साल से, हिंदुस्तान मुसलमान 1200 साल पहले, 1200-1300 साल से टॉलरेट कर रही थे, उसको अचानक हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यही इंटॉलरेंस है, समाज से बर्दाश्त का खत्म हो जाना। आइए बेग साहब से सवाल करते हैं। बेग साहब, आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मेरी समझ से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम की रूह है टॉलरेंस। समझ लीजिए कि आप अगर डेमोक्रेसी की जगह टॉलरेंस वर्ड का इस्तेमाल करें तो कोई फ़र्क नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर उस राय को, हर उस इंसान को, हर उस चीज़ को मैं बर्दाश्त करूँगा जो मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, या मुझे अच्छी नहीं लगती, या उससे मेल नहीं खाती। और सिर्फ बर्दाश्त करना ही नहीं है, बल्कि उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं महसूस करनी। बर्दाश्त तो आदमी तकलीफ के साथ करता है। एक्चुअली टॉलरेंस से ज़्यादा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो हिंदुस्तान है, उसमें हमें दूसरे ओपिनियन को, दूसरे इंसान को, दूसरी तरह के इंसान को, उसकी सोच को न सिर्फ बर्दाश्त करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसमें खुशी महसूस करनी है। तो खुशी महसूस करना तो लास्ट स्टेज है,
हम तो इस वक्त उसके बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है, इसे ये और intolerance यही है। सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त के जैद आज के खालिद हालात। पटेल साहब। देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स के फॉलोअर्स जब किसी जगह पर रहते हैं साथ में, अब होना तो ये चाहिए इनमें हेल्दी डिस्कशन हो, हेल्दी तौर पे बातें हो, हेल्दी तौर पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियार के साथ बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की अलग अलग राय होंगे, अलग अलग बिलीफ्स होंगे, अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगी। अब उस सिचुएशन के अंदर कैसे एक ग्रुप सेकेंड ग्रुप को टॉलरेट करता है, उसकी प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करता है, या अगर ये देखें कि अगर उसकी व्यू से सहमत नहीं है, उसके उस प्रैक्टिस से भी भले ही सहमत नहीं है, लेकिन एक अगर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं जिसके अंदर सारे रिलीजन्स के फॉलोअर्स एक साथ में हैं, तो उसके अंदर एक दूसरे के साथ अग्री टू डिसअग्री, या तुम अपना व्यू फॉलो करो, मैं अपना व्यू फॉलो करता हूँ, और दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करें, ये इसके ताल्लुक से टॉलरेंस है। और जो हम आज बहुत अफसोस के साथ देख रहे हैं कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि सारे वो लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो उसके ब्रेक लगाने का हिस्सा बने कि ये बढ़ती हुई इंटॉलरेंस रुक जाए और अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी बढ़े। क्योंकि हमारा फ्यूचर और हमारी औलाद का फ्यूचर, इस कंट्री का फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है इस चीज़ पर, कैसे हम हार्मोनियसली इस कंट्री को आगे बढ़ाते हैं। और ये जिम्मेदारी हर किसी की है। जो लोग आज इनटॉलरेंस को रोकने के एफर्ट्स के ताल्लुक से भी इंटॉलरेंट है, आज कई आवाजें उठाई जा रही है कि अच्छी बात है। इंटॉलरेंस को रोकने अच्छी के बात है। एफर्ट्स अच्छी बात किया। खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, और यही बात हम सबको गौर करना चाहिए। नाजरीन, चारों पैनलिस्ट की डेफिनेशन से एक बात निकल के सामने आती है कि जब हम अपनी मर्जी, अपने अफकार, अपनी सोच, अपनी फिक्र के खिलाफ किसी को कुछ करते हुए पाते हैं या किसी का अपीयरेंस पाते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। इसे हम इंटॉलरेंस मानते हैं, चाहे वो समाजी पस मंजर में हो, सियासी पस मंजर में हो, या जाती पस मंजर में हो। आइए अब बाकायदा गुफ्तगू को शुरू करते हैं, और मैं ज़मीरुल्लाह साहब से पूछूंगा। ज़मीरुल्लाह साहब कि ये बताइए मुझे कि अब से 2-4-6 महीने पहले तक ये इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ये अचानक से हमारे समाज में आ गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई सियासी शगुफा है या ग्राउंड रियलिटी कुछ है इसकी? नहीं, इसमें 100% सियासी शगुफा है। ये हमारे हिंदुस्तान की जमीन में है। यहाँ पर एकता और भाईचारा इंसान के खून में है, और हम लोग सब साथ रहते थे पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए जो मुजफ्फरनगर में हुआ, देखिए एक गंदा काम किसी ने किया तो लोग उसको पीछे हटाते हैं कि हटिए, आपने अब गंदा काम किया, हटिए, आपसे हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन गंदा काम करने वालों को, मारने वालों को, पीटने वालों को, और भाई से भाई को लड़ाने वाले को, खून करने वाले को बाकायदे आगरा के अंदर बुलाकर उनको सम्मानित किया जाए, तो ये सोच जब लोग टीवी पर देखते हैं और जब देहातों में इसकी चर्चा होती है, शहरों में चर्चा होती है, तो लोग ये समझते हैं शायद यही काम अच्छा है जिससे सम्मान किया जा रहा है। अच्छा काम यही है, लोगों को मारो और सम्मान पाओ। मैं अभी दादरी गया था जब ये अखलाक वाला मैटर पड़ा, तो मैं गया, मैंने जाके देखा तो पूरा गांव के अंदर चंद मुसलमान रहते हैं बेचारे, रहने को जो हुआ हादसा वो बहुत खराब हादसा था। लेकिन मैंने एक बात कही थी वहां पर एनडीटीवी से, मैंने कहा जिसने ये किया है, जिसने ये आग लगाई है, जिसने ये मारा है, ये आने वाले वक्त का यहाँ का विधायक होगा, यहाँ के आने वाले वक्त का ये प्रधान होगा, आने वाले वक्त का ये एमएलए होगा, एमपी होगा। तो जब हम गलत लोगों को, गलत काम करने वालों को, उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, तो क्या हाल होगा? हमें आप ज़मीरुल्लाह साहब, बहुत बहुत माफ़ी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमने बात की तो मुजफ्फरनगर और दादरी पे हम आए, जी जी जी, और हमने ये माना, इत्तेफाक राय किया कि कुछ लोग हैं समाज में जो ये समझने लगे हैं कि ये तौर तरीके हैं शायद ग्रो करने के, ये तौर तरीके हैं, जैसा आपने कहा कि आने वाले वक्त का विधायक होगा। लेकिन ऐसे वक्तों में हमारी सरकार क्या कर रही होगी? देखिए क्या, एक मिनट सर, क्या मुजफ्फरनगर हमारी सरकार से मिसहैंडल हो गया, या और दादरी हमारी सरकार से मिसहैंडल हो गया? देखिए, मैं अभी यहाँ पर क्या घटना करूँगा सरकार को नहीं मालूम। देखिए, सरकार जो करती है बाद में करती है। हमें जो पहले देखना है कि हमारा आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के दिल में भावनाएं क्या है, आम जनता के दिल में क्या, जिस वक्त हम लोग माहौल बनाते हैं कि वहां पर पाकिस्तान में या कहीं पर भी एक सैलाब आ गया और फिर मदद के लिए, तो आप देखिए रक्षा वाला भी मदद के लिए फौरन 2 रुपए निकाल के डालता है। जब एक माहौल बनाते हैं हम प्यार का, तो लोग उधर चल देते हैं। जब हम माहौल बनाते हैं नफरत का, तो लोग नफरत की तरफ चल देते हैं। सवाल ये होता है कि जब नफरत करके लोग अपनी तरक्की करेंगे, लोगों को मार के पीएम और सीएम बनेंगे, देखिए तो ये तो लाइन एक ऐसी बन जाएगी, हर आने वाला जो भी होगा वो उसी लाइन पे चलेगा। जब मैंने ये बात वहां पर दादरी में कही थी, मैंने कहा आने वाले वक्त पे यहाँ का एमएलए होगा वो आदमी। संदीप सोंग जो थे,
इनका क्या था, एक मामूली से एमएलए थे जैसे हम छोटे से एमएलए, लेकिन जब उन्होंने पूरा उसके अंदर हिस्सा लिया मुजफ्फरनगर के अंदर, तो उनको बाकायदे ब्लैक कमांडो 8-8 10-10 मिल गए, उनका भाव बढ़ गए। तो पब्लिक जो है वो असल में आज देखिए पब्लिक दिखती है, जो दिखता है पब्लिक वो उसको दिखती है। हम अगर ऐसे लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, अगर जमीरुल्लाह कोई गंदा काम करता है उसको नजरअंदाज करिए, हटाइए, फिर देखिए फिर कोई आदमी कैसे आगे बढ़ जाएगा। बेग साहब, आप बच्चों को पॉलिटिकल साइंस सिखाते हैं, आप विधायक जी की बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बात ठीक कह रहे हैं, गलत बात नहीं है। और उस बात के पीछे जो चीज है वो ये है कि देखिए असल में नहीं, मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है जो मैं विधायक जी से भी कर रहा था कि मुजफ्फरनगर और दादरी की जिम्मेदारी कौन लेगा, आवाम या सरकार? नहीं, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम इतनी दूर आके बैठे हैं, एक्शन हुआ आपको लगता है? नहीं, एक्शन नहीं हुआ, तो फिर और जिम्मेदार उसके पीछे रीजन भी है, एक्शन क्यों नहीं होता डिसाइसिव। वो डिस्कशन चाहता हूँ। हाँ, उसका रीजन मेरी समझ से देखिए ये है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, मतलब किसी गवर्नमेंट का नाम लेने का इशू नहीं है, हम समाज की जो बात भी कर रहे नहीं, हमारे समाज में देखिए ऐसा है कि एक मेजॉरिटी कम्युनलिज्म होता है, एक माइनॉरिटी कम्युनलिज्म होता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में अराउंड 80% उनकी पॉपुलेशन है, तो हर पार्टी जो है वो डरती है, चाहे वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो, वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो भी डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा एक्शन ले लूं जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी नाराज हो जाए। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी कम्युनलिज्म को कोई स्ट्रेट इन द फेस उसको अटैक करने की हिम्मत यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जुटा पाती। एक जमाना था जब नेहरू जैसे स्टेचर के लीडर्स थे जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को, इवन पटेल, जो स्ट्रेट उनके फेस में साहब नहीं ये रिस्पॉन्सिबल है, इनको एक्शन लिया जाए। आज अनफॉर्चुनेटली वैसी सिचुएशन नहीं है, तो पार्टीज जो उसको सॉफ्ट पेडल कर देती हैं इन इश्यूज को। जैसे अभी भी है, कई लोग भागे हैं उधर उधर, उनको अरेस्ट नहीं हो रहा है, हमको आपको अरेस्ट करना हो तो अभी रातों रात अरेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के लोगों को मतलब डिसाइसिव एक्शन नहीं होता है, इसलिए वो लोग और एनकरेज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर डिसाइसिव एक्शन हो जाए एक्चुअली इस तरह के लोगों पे, तो फिर एक मैसेज जाएगा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, पॉजिटिव चीज का भी मैसेज जाता है कि साहब गवर्नमेंट डिसाइसिव है और एक्शन हो रहा है, लेकिन वो लोग तो फेलिसिटेट हो रहे हैं और वो लोग एनकरेज हो रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग भी उसको करना चाहते हैं और वो आसान रास्ता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेग साहब ने कही, सियासी पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं और सियासत की बुनियाद उन मजबूरियों के पिलर्स पे खड़ी होती है। लेकिन सियासत के अलावा किसी भी समाज में जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है, मजबूत खंबा होता है, वो है लॉ। और प्रोफेसर साहब, आप क्योंकि लॉ मेकर्स बनाते हैं, तो आपका तज्जिया क्या है कि कहीं लॉ मेकर से या जो हमारा सिस्टम ऑफ लॉ है, इस इंटॉलरेंस को रोकने में उनसे कहीं कोई गलती हो रही है? नहीं, देखिए, लॉ मेकर से गलती नहीं हो रही है। एक्चुअली कम्युनल राइट हो या इंटॉलरेंस हो या कहीं हंगामा हो, उसके रोकने की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न होते हैं हुकूमत से। तो हुकूमत की जो निगाह होती है, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, जो उनकी निगाह होती है उसी निगाह से ऑफिसर काम करता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी जिले में कोई राइट हुआ, वो 6 घंटे में कंट्रोल हो गया, और अक्सर देखते हैं कि उसी जिले में राइट हुआ, किसी दूसरी जगह में वो 6 दिन तक कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उनको ऊपर से जैसा हुक्म मिलता है वैसे करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि लॉ मेकर्स की गलती नहीं है, लॉ तो स्ट्रिंजेंट है। अगर एक ईमानदार IPS ऑफिसर हो और ईमानदार होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो, तो इसी कानून के तहत हम संगीत, सोम और जैसे भी जो लोग हैं, कल्प्रिट्स हैं, इनको हमेशा के लिए जेल में डाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो कानून के हाथ में नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हम वोट से बनाते हैं। अब जाहिर है कि जैसा अभी असमर बेग साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी यह है कि वो मेजॉरिटी को ऐसा कोई काम ना करें कि अन्याय हो। लेकिन इससे बढ़ के बड़ी बात यह है कि अन्याय ना हो, लेकिन आप कुछ ऐसा तो काम करें, मैसेज तो क्लियर जाए। आप ये ना शो करें कि माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंतजाम ऐसा कर दें कि माइनॉरिटी को कोई नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश की, इनको कोई ऐसा काम करे तो लोग कहेंगे साहब ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन आप सिस्टम ये बना दें, जैसे उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं मान लीजिए, और हमारी आबादी 24.5% है, तो क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत बिना रिजर्वेशन लागू किए हुए ये नहीं कर सकती कि 18 जिलों के SSP DM, 18 जिले हमारा कोटा जो आप खुद नॉमिनेट कर सकते हैं, SSP, DM, DIG, थानेदार, क्या 18 जिलों के हम इस तरह से नहीं कर सकते कि वो कंट्रोल करें? अगर एक भी पुलिस वाला, मान ली 5 पुलिस वाले इनकाउंटर किसी करने जा रहे हैं, उस पार्टी में अगर ड्राइवर भी दूसरी कम्युनिटी का है तो इनकाउंटर रुक जाता है। तो इसी तरह से आप इंश्योर करें कि जहां पर ये गड़बड़ हो रही है वहां पे थाने में या SSP में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग जरूर हों जो उसको होने ही न दें, ताकि इल्जाम ही ना आए कि मुस्लिम को फेवर कर रहे हैं हिंदू को।
आप उसको रोकने की कोशिश करें, और रोकेंगे जब आपकी नीयत होगी, नीयत साफ होगी। अच्छा जैद खालिद भाई, मैं पूछना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब की बातों से एक अहम बात सामने निकल के आती है कि अगर कहीं किसी जिले में कोई मुस्लिम कप्तान होगा या कोई मुस्लिम डीएम होगा तो दंगे होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको लगता है क्या ये सच है? देखिए, हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट बेटर रिप्रेजेंटेशन से ये चीज़ थोड़ा अभी की सिचुएशन से और बेटर सिचुएशन हो सकती है, चाहे पॉलिटिकली, चाहे एग्जीक्यूटिव के लेवल पर, चाहे जुडिशरी के लेवल पर, चाहे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लेवल पर। अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है तो इस सोसाइटी में इस तरह के इंसिडेंसेस होने के चांसेस थोड़े आज से कम हो जाएंगे, और जो एक बेहतर चीज़ होगी। फाइनली ये बात है कि यहाँ पर इस्लाम ने एक बहुत प्यारा उसूल बताया। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनसुर अखाका जालिमन और मजलूमा, अपने भाई की मदद करो, वो जुल्म कर रहा है तो भी मदद करो, उस पर जुल्म हो रहा है तो भी मदद करो। अब सहाबा ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? उनकी ट्रेनिंग तो यही थी कि जालिम की कभी मदद नहीं करनी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करो, उसे रोक कर। तो हम अपने सारे कंट्री के ब्रदर्स को उभार रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर जुल्म हो रहा है तो उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन जालिमों की मदद करना है, हमें उनकी मदद करना है, उन्हें रोक कर। और कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह 4 आयत नंबर 135 कि ए ईमान वालों, खड़े हो जाओ इंसाफ के लिए, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अमीर के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि अल्लाह सबकी मदद कर सकता है। तो ये इंसाफ के लिए, हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस इंसाफ को लाएं, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता है तो ये जुल्म जो एक इंस्टेंस है और से 2 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, और ये चीजें बढ़ती जाएगी। जो लोग आज कह रहे हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हमें मीडिया में सुनने मिलते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई कितने सारे मर्डर के केसेस हो रहे हैं, तो वो मर्डर के केसेस में और इस केस में डिफरेंस ये होता है कि ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहा है। इस तरह के और कई सारे होंगे, अगर इस पर ब्रेक नहीं लगेगा, इस पर अगर सारे वो कॉन्शियस वाले लोग अपनी आवाजों को नहीं उठाएंगे और इंसाफ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, टॉलरेंस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे क्या और एस्केलेशन होने वाला है वो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये कंट्री का क्या हाल होने वाला है, बहुत जरूरी है कि हम जहां डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंट्री की ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, जिससे फायदा सबका होगा, कोई एक कम्युनिटी का नहीं होगा, सबका फायदा है। अगर ये कंट्री प्रोग्रेस करती है, इसमें डेवलपमेंट आता है, तो इस तरह की चीजें हमें खत्म करनी होगी और इसमें हम सबको स्टैंड लेना होगा। इसमें हम सबको अपनी भाईचारगी को खराब होने से किसी ना किसी तरह से रोकने में सोल्यूशन बनना होगा। ये बहुत जरूरी है। साइलेंट स्पेक्टेटर्स आर डेंजरस, और ये बात आज बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कि जो सारे साइलेंट स्पेक्टेटर्स है या साइलेंट स्पेक्टेटर से आगे बढ़कर जो लोग इसमें उल्टा उस व्यू को प्रमोट कर रहे हैं या उस चीज में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को रोक रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए सारी हकीकतें। बात निकल के आती है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर और इंसाफ के साथ रहें और इनफरादियत को इज्तमाइयत पे कुर्बान कर दें। अगर कोई एक इज्तमा, कोई एक गिरोह, कोई एक ग्रुप या कोई एक मुल्क तरक्की करेगा तो उस मुल्क में मौजूद हर फर्द वाहिद भी तरक्की करेगा। लेकिन हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समीउल्लाह साहब, इससे पहले कि मैं अखलाक पे आऊँ और दादरी पे आऊँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि ये दादरी कांड असल में था क्या एग्जैक्टली। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आम तौर पे अभी एक फैशन चल रहा है इन दिनों, कि कहीं कोई भी एक शख्स उठ के बयान देता है, अगर RBI के गवर्नर बयान देते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बयान देते हैं और वो ये बताते हैं कि इंटॉलरेंस है कंट्री में, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन कोई एक शख्स जिसका नाम उसके मजहब की पहचान होता है और वो मजहब इत्तेफाक से इस्लाम होता है, उस मजहब के बोलने वाले किसी भी शख्स की बहुत जबरदस्त तरीके से मुखालफत की जाती है। तकरीबन हर सेक्ट मुखालफत कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये असल में जहर घोला गया, हमारे खिलाफ साजिश की गई। मैं 20-25 साल से तो सियासत में हूँ, कम से कम हमारे उस्ताद भी बैठे हुए, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला इन लोगों से। हाँ, काफी समाज बनाते हैं लोग। हाँ, काफी नहीं जो सच्चाई है। लेकिन मैंने मुसलमानों की हालत जितनी खराब इस वक्त देखता हूँ कभी नहीं देखी। मैं आपके मन से बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि आज आप देखिए पूरा बिहार का इलेक्शन गुजर गया, आप देखिए पूरा दिल्ली का इलेक्शन गुजर गया। पहले मुसलमानों की कोई हैसियत हुआ करती थी, लेकिन मैं 2 साल से ये दिख रहा हूँ कि मुसलमानों की हैसियत बिल्कुल इस वक्त देश में खत्म कर दी गई है। मैंने इलेक्शन में देखा, आज मुसलमानों का नाम लेने से लोग बच रहे हैं। आज बड़े लीडर मुसलमानों के साथ अपना फोटो खिंचवाने में बच रहे हैं। ये मैं अंदर से महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। वजह क्या है कि इतना अजीब व गरीब माहौल इस इलेक्शन के, जो हमारा MP का इलेक्शन हुआ, इतना अजीब व गरीब माहौल करा गया कि सिर्फ और सिर्फ सब बिरादरी बात सब खत्म, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बात करनी है और लोग उसमें कामयाब भी हुए। तो देखिए, जहां कामयाब लोग होते हैं फिर लोग उसी लाइन पे चलते। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। देखिए, लोग किसी की कामयाबी को फॉर्मूला बना लेते हैं। हाँ, आज मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं,
देखिए छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं आपको, बड़ा अजीब व गरीब वाक्य है। हमारे अलीगढ़ से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है छर्रा। छर्रा का एक गांव है बड़ी बाई, वहाँ 85% मुस्लिम रहते हैं और उनका सिर्फ कारोबार ये है कि वो बकरे पालती और ऐसे बकरे पालती जिनकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए की होती है एक ही बकरे की। वो कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करते हैं और उसमें बहन बेटियां काम करती हैं, बाकायदे लड़कियों के नाम से वो बकरे पाले जाते हैं और बकरीद के बाद बेचने के बाद में उनकी शादी की जाती है बच्चियों की। बकरीद के बाद मकान बनाया जाता है, बकरीद के बाद ही ज़मीन खरीदी जाती है। वहाँ पर जो गांव में कोई भी काम होता है वो बकरीद के बाद होता है। उनका मेन बिजनेस ही 20 साल से यही है कि बकरी पालकर खूबसूरत खूबसूरत कुर्बानियों के बकरे तैयार कर और बम्बई ले जाना। जैसे किसान फसल के बाद हाँ, करते हाँ, हैं। हाँ, किसान फसल के बाद उनका मेन कारोबार यही है। लेकिन इस मर्तबा क्या हुआ, 365 बकरे लेके वो गए गांव वाले, 4 ट्रक के अंदर 365 बकरे, 1,60,00,000 रुपए के, 1,60,00,000 अलीगढ़ से लेके गए। ईद से 4 दिन पहले निकले अलीगढ़ से और वो दूसरे दिन दाऊद पहुंचे गुजरात के अंदर। सुबह 8 बजे दाऊद में उनको रोक लिया गया। एक थाना है रोलर थाना है दाऊद के अंदर, वहां पर आरएसएस के लोगों ने उनको रोक लिया और उनके साथ मारपीट करी और उनके बकरे सब उतार लिए गए, उनको बंद कर दिया गया और बकरे एक संस्था में भेज दिए गए सब। 3 दिन तक वो कोशिश करते रहे, हम लोगों से मिले। हमने दिल्ली में जो पटेल साहब हैं, उनका क्या नाम है, जो कांग्रेस, अहमद पटेल साहब से बात करी। अहमद पटेल ने कहा मेरे एक छोटे भाई हैं एमएलए, उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। हमने उनसे कहा ये बहुत गरीब लोग हैं, इनकी बहन बेटियों की शादी जरिया यही है बकरे, और बकरों में कोई पाबंदी तो है नहीं, इन्हें आप क्यों मतलब इनको लूटा मारा पीटा। उनके पास 4.5 लाख रुपए जो उस ट्रक वालों को देते किराए के, वो छीन लिए गए और थाने में बंद कर दिया गया। 4 दिन बाद उनको जेल भेज दिया गया और बकरे कहीं और भेज दिए गए। केस कोर्ट में पहुंच गया, डेट आ गई, कोर्ट ने 5 तारीख डाल दी, ईद निकल गई, ईद 2 तारीख की थी बकरीद। अब वो बकरे किसी मतलब के नहीं रहे। वो बकरे आज भी अहमदाबाद के अंदर एक संस्था के अंदर पड़ा हुई। कितने मरे कितना जिंदा रहे अभी तक कुछ पता नहीं। वो बेचारे सब के सब किसान, 24 किसान थे, 24 के 24 अलीगढ़ आ गए, रोते पीटते रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए आज जहां हालत ये हो कि सिर्फ नाम से चिढ़ हो रही हो किसी को, लिबास से चिढ़ हो रही हो किसी को, टोपी से चिढ़ हो रही हो किसी को, दाढ़ी से चिढ़ हो रही हो किसी को, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे कोई लोग नहीं जानते, मैं ज़मीरुल्लाह ना होकर रामू और शामू बन जाऊं तो मुझे नाश्ता भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, मुझे इज्जत भी मिलेगी। और मैंने जहां बदल दिया ज़मीरुल्लाह, ये सब जगह नहीं है पोजीशन, ये सब जगह नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, ये थोड़े से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर सभी खराब हो गए, लेकिन वो थोड़े से लोग इतने हावी हैं मेजोरिटी पर कि बस वो बेचारे बोलते नहीं है, वो थोड़े से लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और हालत ये है कि मुसलमानों के हर काम पर उनकी टिप्पणी होती है, उनके हर काम को बुरा समझा जाता है। तो मेरा कहना का मतलब ये है, आज हालत ये है, वो गांव के लोग भूख की कगार पर हैं। 1,60,00,000 के बकरे बहुत होते हैं गरीब आदमियों के लिए। जी जी बिल्कुल। एक आदमी के बकरे 16-16 लाख रुपए के हैं, 14-14 लाख रुपए के हैं, 8-8 लाख रुपए के हैं। और साल भर की मेहनत लगी हुई है, साल भर की मेहनत लगी हुई है, वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, रिश्ते छूट गई बच्चियों के। साल भर की मेहनत है और कई सालों के ख्वाब सिचुएशन है। में हमारी जिम्मेदारी इतनी और बढ़ जाती है क्योंकि नफरतें जब आती हैं तो मुझे ये पता है कि हम सब अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं और इस्लाम वो दीन है जिसने अमन और प्यार और मोहब्बत और सच्चाई सिखाई है। और जब ये हकीकत है तो जब भी ऐसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं, वैसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अगर हमारा रिएक्शन सिर्फ सही हो जाए, अगर हम मुस्लिम एज अ मुस्लिम उम्मा, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, सारे मुसलमान की जिम्मेदारी को महसूस करें कि हमें रीच आउट करना होगा, हमें आज अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़कर रीच आउट करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों से बात करना होगा, उन्हें इस्लाम क्या सिखाता है उसके ताल्लुक से एजुकेट करना होगा। क्योंकि वो लोग नफरत कर रहे हैं इस्लाम से, तो हम ये कहते हैं कि भाई नफरत भी करना है तो किससे नफरत कर रहे हो मालूम तो करो, इस्लाम आखिर में सिखाता क्या है। तो ये अगर हम सिर्फ रीच आउट करें इस सिचुएशन में, तो ये पूरी की पूरी जो फोर्स एंटी लगाई जा रही है वो फोर्स प्रो बन जाएगी। कैसे प्रो बन जाएगी? यही एक पावर है ट्रुथ का, सच्चाई का, कि सच्चाई जब आती है तो ज़हक़ल बातिल, बातिल मिटता है। ये हकीकत है, कुरान की आयत है। तो हम ये देखते हैं कि अगर इस सिचुएशन में हमारी पूरी कम्युनिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने कि हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर ऐसे लोगों से रीच आउट करके मिलना होगा, बात करना होगा, क्रिएट करना होगा अंडरस्टैंडिंग, और उनके सामने रखना होगा कि देखो तुम्हारा मेरा मालिक एक ही है, हम सब एक ही मालिक के बनाए हुए क्रिएशन है, और हमारा मैसेज तो यही है कि हम सब के सब क्यों ना सिर्फ उसी की इबादत करें
और हम सब उसी के बंदे हैं, उस बात के एहसास के साथ जिए कि मर के उसके सामने अगर हमें खड़े रहना है। ये बात अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो ये सारी नफरतें बहुत जल्द, कुरान की आयत है कि बन जाएंगे दोस्त, दुश्मन बन जाएंगे दोस्त। ये बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ हाईलाइट करना महसूस करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात खालिद पटेल साहब कह रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि कोई एक लेडी यूरोप में कहीं किसी एक मस्जिद या किसी एक मदरसे के सामने आके खड़ी हो जाती है जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, प्रोटेस्ट करती है, बहुत सारे स्लोगन्स लेके खड़ी हो जाती है। लेकिन उस मस्जिद या उस मदरसे से निकलने वाला हर मुसलमान उसके करीब आता है और उसके हेट्रेड का, उसकी नफरत का जवाब मोहब्बत से देता है। और इस हद तक देता है कि उसके दिलो दिमाग से वो नफरत, वो हेट्रेड खत्म हो जाती है। हत्ता कि वो औरत रोने लगती है और वो बाकायदा फिर ये बयान देती है कि मैं नहीं समझती थी कि ये कम्युनिटी इतनी अच्छी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन समदानी साहब, सवाल मेरा आपसे है कि इस तरह के केसेस में, इस तरह के वाकयात में हमारे लॉ मेकर्स क्या करते हैं? यानी मेरा कहने का मकसद ये है, इससे पहले कि आप ये कहें कि जब तक सामने कुछ ना है कैसे किया जाए, जो एक हम सुनते हैं हमेशा से कि अदालत ने खुद संज्ञान लिया, वकीलों ने कोशिश की, वो सब कुछ ऐसे केसेस में क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी बात है, एक पूरे गांव के 1 साल की मेहनत और कई सालों के ख्वाब रास्ते में कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों ने तबाह कर दिए, छीन लिया उनसे और उन्हें रोने के लिए छोड़ दिया। ना हमारा मीडिया, ना हमारी अदालतें किसी के सर पे जो नहीं रहेंगी, किसी को खबर ही नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है वो हमसे ज़्यादा आप जानते नहीं जी, मैं उसी हवाले से कह रहा हूँ। लेकिन जो कानून की बात है, कानून का जो प्रोसीजर है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कानून अपना काम जब करेगा, लॉ मेकर में, या अदालत की अगर आप बात कर रहे हैं तो अदालत तो जब उसका संज्ञान लेगी, उसका नोटिस लेगी, जब उसके पास केस पहुंचेगा। सर, हम जिस दौर, माफी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम जिस दौर में जिंदा है हम वहां देख रहे हैं, मीडिया के ताल्लुक से हम देख रहे हैं, लोगों को देखते हैं, ये हेट्रेड फैलाने वाला जो ग्रुप है, कहीं कोई एक शख्स एक हरकत करता है और उसी गिरोह में से उनका कोई लॉ मेकर निकलता है और कई एक PIL दायर करता है और उसको हिंदुस्तान के दूसरे कोने पे बुला लेता है। क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, या इस कौम के पास ऐसे लोग नहीं हैं कि जो इस तरह के वाकयात को संज्ञान में लें और जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाएं? इसी बात पे आ रहे थे अभी कि अदालत में जब केस पहुंचेगा इस तरह के केस में कि बकरे पकड़ लिए गए, उनको पकड़ लिया गया, तो ये काम पुलिस से शुरू होगा और अदालत में जाएगा। और जो बात आपने दूसरी की कि हमारा कोई आदमी बयान देता है तो पकड़ लिया जाता है, हमारी किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या चैनल के खिलाफ ये फौरन लोग चले जाते हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो बड़े तौर पे, बड़े लेवल पे हमारे यहाँ सोशल सर्विस की कमी हो गई है। आपको साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ और नॉर्थ को 2 मानिए आप अलग अलग। सोशल सर्विस का जज्बा नॉर्थ में तकरीबन ना के बराबर है, और सोशल सर्विस करने वाला मुसलमान बेवकूफ़ समझा जाता है, जिसका एक जीता जागता सबूत मैं आपके सामने हूँ। हमारे सामने के लोग कहाँ से कहाँ चले गए, पलटनी, बिल्कुल सही बात बताओ। हर शहर में आपको 10-20 ऐसे मिलेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सलाहियत भी थी लेकिन सोशल वर्क और मिली वर्क की वजह से वो जीरो हो गए, क्योंकि न उनके पास गनर है, न पावर है, न पैसा है। और तीसरी बात क्या है, हमारे यहाँ लॉ की तालीम के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए मैंने 7-8 साल से इस बात की कोशिश की है कि अपनी पब्लिक स्पीच में मैं ये कहता हूँ कि हम जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं MBAs, उसी तरह से हमको अपने अच्छे बच्चों को भी एक आध लॉ में डालना चाहिए। ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी भेजिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, दीन भी है, दुनिया भी है। आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, और उसके साथ साथ आप चाहें तो कौम की भी मदद कर सकते हैं और मुल्क की भी, क्योंकि मुल्क को अच्छे वकील की भी जरूरत है, अच्छे जज की भी है। और मैं समझता हूं कि ये बात आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारा जरा सा कोई आदमी उभरता है उसको फंसा देते हैं। हमारा कोई अच्छा इदारा होता है, 10 उस पर, जैसे अभी आपने कहा, 10 चीजें उस पर डाल दी जाती है, फंस जाता है। हमारी तरफ से बाबरी मस्जिद में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, शाहबानों में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस पेंडिंग इलाहाबाद में था, अब दिल्ली में है माइनॉरिटी कैरेक्टर का, उसमें भी दूसरे लोग। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लॉ की अहमियत को समझें। हम चूंकि लॉ की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से न हमारे पास क्वालिफाइड वकला हैं, न जजेस हैं। और एक बात जो अभी हमारे MLA साहब ने कहा, जो अलीगढ़ का ये वाकया है बकरे वाला, उसमें लॉ मेकर्स और हुकूमत की जिम्मेदारी तो जो है वो है। मैं समझता हूं कि अगर लोग हसास होते सिर्फ अलीगढ़ जिले में, तो अलीगढ़ में इतने बड़े बड़े लोग हैं कि 1 करोड़ 60 लाख नहीं, 160 करोड़ रुपया करके दे सकते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्यों? कि मिल्ली जज्बा और इसका कुर्बानी का जज्बा नहीं है। जबकि उनको ये याद रखना चाहिए, मुसलमान है, कि कुरान में कहा गया है कि अगर किसी ने एक जर्रे के बराबर भी नेकी की है तो अल्लाह उसका अजर देगा। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके पास गाड़ियां रखने तक की जगह नहीं है, उन्होंने भी अपना हाथ नहीं बढ़ाया,
तो कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ होना चाहिए। सब चीजें सरकारों पर ना छोड़ें, कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ काम जी करना। कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन हासिल करना, ऐसे केसेस को कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके इसे डिफेंड करना, फाइट करना, जर्नलिज्म के तौर पर न्यूज में, प्रेस में, मीडिया में ऐसी चीजों को हाईलाइट करना ताकि इंसाफ वाले लोग जहां कहीं हैं, जिस किसी कम्युनिटी में है, वो सब इसकी अहमियत को समझ कर, पहचान कर ऐसी चीजों को सपोर्ट करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई नहीं करेगा तो सबके सब जिम्मेदार है। एक तरह का फर्ज किफाया है कि अगर ये कोई नहीं करता है तो सबके सब इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिम्मेदार है। प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रही है। ऐसे केसेस तो होने चाहिए कि हम अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी को, मिली रिस्पांसिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी कर दे, दूसरा करे तो कम्युनिटी लेवल पे क्या, साउथ में भी तो लोग हैं, साउथ में जुल्म होता है तो कैसे करते हैं? साउथ में चेन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मदारिस की चेन है, लड़कियों के कॉलेजेस हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे पूरा नॉर्थ इंडिया तकिया किया बैठे हुए है कि हर आदमी यहीं पढ़ेगा, और जो सीट 50 साल पहले थी वही सीट आज भी है। कब तक हम सिर्फ ये बातें करते रहेंगे? कब जाकर हम कुछ रियल एक्शन लेने वाले हैं? मैं समझता हूँ जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चीज के दर्द को महसूस करके अगर सोल्यूशन का हिस्सा ना बने तो ऐसी चीजें हो सकता है आगे के दिनों में और एस्केलेट होती जाएगी, और हम अगर सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहें तो हम बहुत बड़े जिम्मेदार खुद भी है इस ताल्लुक से। नाज़रीन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं सामने, और मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि मैं आपसे कहूं, आपको पैगाम दूं कि अगर हम खाने की टेबल पे बैठे हैं और ये कहते रहे कि हमने खाना खा लिया खा लिया खा लिया, तो हमारे पेट में कुछ नहीं जाता। शायद बहैसियत कौम हम ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। हमें दूसरों से उम्मीद है, हम किसी आसमानी मौजे के इंतजार में हैं कि कोई मौजा होगा, कहीं से कोई नूर की एक किरण आएगी जो हमारी पूरी की पूरी कौम को आला और अरफा बना देगी। हम सब पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, हम सब जज और वकील हो जाएंगे, और हम सब दुनिया को रूल करना शुरू कर देंगे। कौमें इस तरह इससे रूल नहीं करती। डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो दोस्तों, ज़रूरत है कि हम बहैसियत कौम अपने तो बने। ज़रूरत है, हमारी ये मुफक्किरीन हमें समझा रहे हैं कि हमारी कमियाँ क्या हैं। हमारे मुफक्किरीन हमें समझा रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ लैग किया है। हम अपने यहाँ वकील अच्छे पैदा नहीं कर रहे हैं, हम अपने यहाँ अच्छे जजेस पैदा नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे स्कॉलर अपने यहाँ पैदा नहीं कर रहे। हम भी किसी उस भेड़ चाल का हिस्सा है जो सिर्फ इख्तिसादियात की तरफ दौड़ती है, जो अपने इनफरादी मामलात और मसाइल को हल करने में लगी हुई है। उससे कौमों की हालतें नहीं बदलती। शर्म की बात है कि हमारे मसाइल हल करने के लिए अदालतों में वो वकील खड़े हैं जो हमारे मसाइल जानते और पहचानते ही नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कोई सरकार नहीं हो सकती, कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई सियासत नहीं हो सकती, बल्कि बहैसियत कौम हम ही हो सकते हैं। आइए जैद भाई से हम पूछें। जैद भाई, ये बड़ी अच्छी बात अभी गुफ्तगू में निकली, डॉक्टर समदानी ने कहा कि हमारे यहाँ मुसलमानों में ख़ास तौर पे सोशल वर्क का फुकदान है, रुझान ही नहीं है सोशल, जबकि इस्लाम की बुनियाद सोशल वर्क है। अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं, मैंने आपकी किसी तकरीर में सुना है, सड़क से अगर आप गुजर रहे हैं और वहाँ रास्ते में कोई हर्डल है, कोई पत्थर पड़ा है, उसे उठा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी गाड़ी या साइकिल या पैदल जिस तरह भी रुक जाएं और उसे उठा के फेंक दें, रफ़े आम के लिए रास्ता साफ करें। तो ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितना बड़ा सोशल वर्क। मैं बिल्कुल सहमत हूँ समदानी साहब की एनालिसिस से कि नॉर्थ एंड साउथ में इस चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस देखा जाता है जैसे कि दो सेपरेट कंट्रीज ही क्यों ना हो। जैसे मुसलमानों की बात हो रही है तो मुस्लिम रिएक्शन अगर देखा जाए कि एज अ कम्युनिटी हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, और ना समझ पाने की वजह से बहुत सारी नफरतें जो पैदा होती है ना, ये जो इरप्ट आउट होती है, ये कहीं अंदर अंदर पैदा होती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और जब आसमान वाला हम पर रहम करेगा तो यकीनन हमारे हालात ऐसे नहीं होंगे जैसे अभी होते जा रहे हैं। आसमान वाले के रहम की कमी हम पर है जो दिख रही है, क्योंकि हम शायद जमीन वालों पर उतना रहम नहीं कर रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है ना, वो सिर्फ खुद की खुद जीने के लिए नहीं है। और मैं इस बात के ताल्लुक से भी महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो केपेबल है, आज बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे केपेबल लोग हैं हमारे पास, अपने इंटेलेक्चुअल तबका हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि हम टोटल फुकदान है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर केयर नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर खुद की जिंदगी जीने में है, और एक तरह की सेक्युलर टाइप की थिंकिंग लोगों में पैदा हो जाती है जो सही नहीं है। तो उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तो हमें यहाँ ये करना चाहिए, और इमेजिन करिए एक सिनेरियो कि हर गांव में वहां का जो मुस्लिम है वो सबसे एक्टिव बंदा है लोगों की खिदमत करने में, क्योंकि उसे पता है कि ईमान के कई सारे ब्रांचेस होते हैं, और सदका जो किसी रास्ते से कोई चीज को हटाना, ये भी एक तरह का ईमान का ब्रांच है, एक तरह का सदका है। तो हम देखते हैं कि अगर हर मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व हो तो क्या फीलिंग्स लोगों के दिलों में होगी हमारे लिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे टाइप के केसेस हो तो केसेस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे टाइप के डायलॉग्स इनिशिएट करने चाहिए जगह जगह पर, कम्युनिटी लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, विलेज, गांव, टाउन, सिटी, हर लेवल पर ऐसे टाइप के डायलॉग्स इनिशिएट करके हमें ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहिए। ये हो गया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे ताकि ना हो तो हमारा इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन है?
जैसे हम देखते हैं पुलिस कई कई जगहों पर मोहल्ला कमेटीज का फैसिलिटेशन करती है ताकि लोग बैठ के आपस में बात करें, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें। तो हमें इस ताल्लुक से कुछ करना चाहिए, और खास तौर से जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास हो, तो मैं आमतौर पर हमारे कंट्री के तमाम लोगों को बहुत उभारना चाहता हूँ कि हम किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपनी कंट्री को लीड करने के लिए, अपनी कम्युनिटीज को लीड करने के लिए। भाई हमारा सिलेक्शन जिस बुनियाद पे होगा हमें रिजल्ट भी वही मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों में एक मिजाज है कि भड़काऊ किस्म के भाषण देने वाले लोगों को लोग बहुत ज्यादा नॉमिनेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंपावर लाते हैं। हालांकि होना चाहिए उनके अंदर इंट्रिंसिक वर्थ क्या है, उनकी खिदमत क्या है, उनका सोशल सर्विस रिकॉर्ड क्या है। तो ये चीज देखकर अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक सही टाइप की पॉलिटिकल लीडरशिप भी आएगी जो ऐसे टाइप के इश्यूज को उठाकर लोगों को झगड़े करवा करके कंट्री को बैकवर्ड होती है होने दो। दे वांट पावर, उनको पावर में रहना है किसी ना किसी तरह से। तो ये इस तरह के लोगों को हमें अवॉइड कैसे करें वो भी हमें सोचना अच्छा चाहिए। जैद भाई, इस हवाले से मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ, सवाल भी पूछना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा और मैंने बड़ा इत्तेफाक किया उस बात से कि हमारे यहाँ वकीलों की कमी है। मेरे कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ अजीब वाक़या हुआ, उनका बच्चा वकील है, उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा के उसको वकील बनाया और इत्तेफाक से उस बच्चे को, उस लड़के को एक लड़की पसंद आई जो देवबंद से ताल्लुक़ रखती थी, देवबंद के किसी आलिम की बेटी थी। उनके उसने वालदा से कहा, वालदा वहाँ रिश्ता लेके गई शादी करने के लिए, और वहाँ लोगों ने उनको बाकायदा ये इनकार कर दिया कि हम वकील से शादी नहीं करते। हम बात कर रहे हैं हमारे एक इस्लामी माहौल की या इस्लामिक उलमा के माहौल की। उन्होंने एक वकालत के पेशे को इन जनरल, मैंने ऐसा देखा है, डिस्कार्ड किया हुआ है कि ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इन्हें अपनी बेटियां नहीं देते। बाकायदा ऐसा हुआ। तो ये क्या मिथ है या इसकी इस्लाम में कोई जगह है, या इस्लामी स्ट्रक्चर में ये मान लिया जाए कि जो हमारे हिंदुस्तान में अदालती और अदालती निज़ाम है और इनकी पैरवी करने वाले जो वकील हैं वो हमें सारी जिंदगी बाहर से लेने पड़ेंगे? कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। अब एक लॉयर है जिसे पता है कि ये मेरा जो क्लाइंट है ये सचमुच कल्प्रिट है, ये सचमुच मर्डरर है, ये सचमुच रेपिस्ट है, और अगर वो कहे मेरा तो ये प्रोफेशन है, तो हम देखते हैं कि इस तरह का काम अच्छा नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि एक तरह का ताउन हुआ। वो उस मर्डरर को अपने मर्डर की सजा ना पाने में एक तरह का ताउन और कॉपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्शियस की बात है, प्रोफेशन खुद गंदा नहीं है, प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल खराब हो सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे जिस किसी प्रोफेशन में एक इंसान है, इस्लाम ने एक्सेलेंस सिखाई है, और जब एक्सेलेंस होती है तो हम अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं। अगर कोई भी फील्ड के अंदर हम एक्सेल करें तो हम मोहताज नहीं रहते हैं। हम अगर उस फील्ड के अंदर अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करें तो यू आर द मोस्ट सॉट आफ्टर लॉयर, तो आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, केस को समझ सकते हैं, केस समझने के बाद अगर उसके अंदर वर्थ लगती है तो जी जान लगा डालो, और अगर नहीं है, या अगर कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ ग्रे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना होता है बिफोर द जज, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम किसी भी मैटर में जज मत करना जब तक दोनों साइड को ना सुन लो। तो वो चीज में ये सिर्फ ऐसा कर रहा है, ऐसे ग्रे मैटर के अंदर, कि ही इज प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस सो दैट जो मोस्ट इन्फॉर्म पर्सन है वो उस चीज के अंदर सही डिसीजन ले पाए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज है जो उस लॉयर को अपने तौर पर सही इस्तेमाल करना चाहिए। रिश्ते में जो बात आई है मैं उस पर भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि साहब ये लीगल प्रोफेशन में है। तो देखिए, जहाँ तक लीगल प्रोफेशन का ताल्लुक है, आम तौर पर बहुत से थिंकर्स ने और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो बातें कही हैं उस हिसाब से तो उन्होंने किया। लेकिन जैसा कि अभी आपने ये कहा कि चाहे कोई प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन हो, इवन की प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमें इसमें यह देखना है कि हमारे पास ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी है, और हम ये चाहेंगे कि जैसे हर आदमी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो नेक बने, इसी तरह हम अपने, मैंने पहले ही कहा कि अपने कॉम्पिटेंट बच्चे को डालें, और बच्चे की अगर घर पे तरबियत सही है, अगर बच्चे को हमने अच्छी तरबियत दी है तो इंशाल्लाह वकील बनने के बाद भी वो एक्सेल करेगा और इस बात की कोशिश करेगा कि उन्हीं केसेस को लें जो सही हो और जिससे लोगों का फायदा हो। अदरवाइज ये फील्ड सबके लिए खुली बेईमानी की। हर प्रोफेशन में आपको ईमानदार भी मिलेगा, बेईमान मिलेगा, और दूसरी बातें भी मिलेंगी। आपको ऐसे बेईमान मिलेंगे कि वो सोचते हैं कि अगर बेईमानी ना करते तो कुछ ना होता, और ऐसे ईमानदार मिलेंगे वो कहते हैं हमें बेईमानी की जरूरत ही नहीं, हमें ईमानदारी से अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि लीगल प्रोफेशन को आप अपनाएं, क्योंकि यहाँ तादाद भी कम है आपकी, क्वालिटी भी नहीं है, और कॉलेजेस भी नहीं हमारे पास है। बाकी अगर आपका अपना अच्छा कॉलेज है तो उस बच्चे को ये बताएंगे कि हराम हलाल का क्या फर्क है, तुम्हें, तुम अच्छे काम करो, तुम एक्सेल करो। एक्सेल करने के बाद तो अपने टर्म्स में, जैसे आपने कहा, अपने टर्म्स पे आदमी कर सकता है। एक्सेलेंस भी चाहिए, और कैरेक्टर तो हमें बिल्डअप करना ही अपने बच्चों का। कैरेक्टर की खराबी से नॉर्थ इंडिया में गड़बड़ है।
हमारे बच्चे जो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, देखिए गड़बड़ हो जाते हैं। इकरा के साथ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, Yes, बिल्कुल सही। अपने रब के नाम से। उसके अंदर पढ़ना तो आज बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन रब को भूल कर पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन हकीकी बरकत जो है वो सिर्फ हलाल कमाई में है। वो हराम चीज के अंदर जो चीज आएगी वो ढील है, ढील है, बरकत नहीं, ढील दिखेगा नहीं, ढील है। अल्लाह की तरफ से ढील है, बेईमानों को दी जाने वाली ढील है। कह दिया गया रस्सी दराज की जा रही है, तो वो रस्सी दराज है, तो बरकत नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत और अच्छी बात नाजरीन निकल के ये आती है कि आप वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, राइटर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं, अपनी औलाद को एक अच्छा मुसलमान बनाया है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाया है, तो फिर उसके लिए कोई पेशा बुरा नहीं है। वो अपनी शर्तों पे डॉक्टर बनेगा, वो अपनी शर्तों पे वकील बनेगा, वो अपनी शर्तों पे राइटर बनेगा, वो अपनी शर्तों पे बिजनेसमैन यानी कारोबारी आदमी बनेगा और इस्लाम को प्रैक्टिस में रखेगा, तो इनमें से कोई भी बुराई उसके करीब नहीं आएगी, बल्कि इन पेशों को नोबल बना देगा, इन पेशों को इतना मुतबर्रिक और मुबारक बना देगा कि लोग उसकी मिसालें दिया करेंगे। आइए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं और ज़मीउल्लाह साहब से मैं जानना चाहूंगा इन ब्रीफ, ये दादरी है क्या? इसका सच क्या है? मैं आपको बताऊं, इसका सच क्या है? इसके बारे में बहुत सारे वाहमे, अफवाहें लोगों की जबानों से उड़ाए गए और बनाए गए सच और झूठ बहुत सामने आ चुके। लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक यूपी से है, यूपी की सियासत से है और यूपी में आपकी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास सबसे ज्यादा सच्चे सच होते हैं। आपके नेताजी 3 सच छुपाए बैठे हैं, 3 नाम। देखिए मैं अब आपके पास जितना सच है वो बताइए जिससे कि हम जान सकें। आपकी उस बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी बात चल रही थी, खालिद साहब बता रहे थे कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम देनी है। देखिए आज मैं जहाँ रहता हूँ बहुत सी प्रॉब्लम इतनी बढ़िया है और अजीब गरीब है। हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन हम अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपने कहा, अभी भी एक बात आई थी निकल के, हमारे उस्ताद ने कहा था कि कोई अधिकारी अगर मुसलमान होगा तो जरा उससे हेल्प मिलेगी मुसलमान होगा। मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों की मदद होनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे के जरिए ना हो, इनका बेटा करे। देखिए ऐसा ये पॉपुलर बिलीफ है, नहीं ये लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं ऐसा ही है, नहीं बिल्कुल। मैं सुबह दे दूंगा। इतने ऑफिसर मिल जाएंगे जो काम करना चाहे, लेकिन वो भी तो अपने बड़ों को देख रहे हैं कि वो भी नेताजी के सामने खड़े हैं, तो ऊपर से नीचे तक मैं सुबह देता हूँ। देखिए जैसे कि बकरों वाला मैटर आया, सर मैं जरा 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। आप ही की बात की तायद में सिर्फ मैं इस बात को चाहता हूं कि आप इसमें ये जोड़ लें कि हमें किसी से मदद चाहिए भी नहीं, मुसलमान हो या गैर मुसलमान। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनजस्टिस ना हो। एक कैसा अफसर आगे बैठे जो कम से कम इतना ईमानदार हो कि हमारे साथ या किसी और के साथ, देखिए साहब, इनजस्टिस ना होने दे। हालात ये हैं, जो अधिकारी आता है, अधिकारी अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहता है, लिपोदी करता है, सिर्फ काम करना नहीं चाहता। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, उसको अपना पीरियड बहुत शानदार गुजारना है, सर्विस को मेंटेन करनी है। हाँ, सिर्फ उसको पीरियड, वो ये कहता है कि मेरा वक्त गुजर जाए, बाकी बाद में मुद्दा बाद में उठाना, मगर मेरा वक्त गुजरने दो पहले। सही सर, इसी ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पे अलग से डिबेट रखें। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि उन बकरे वालों के लिए, डॉक्टर साहब को मालूम है, मैंने 5 दिन प्रेस मीटिंग करी, 5 दिन, लेकिन कोई निकल के नहीं आया उन गरीबों के लिए। ये क्या वजह है? जब अलीगढ़ जैसी जगह पर लोग निकल के नहीं आएंगे तो कहां से निकल कर आएंगे? वजह क्या है कि लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं रही, लोगों को दिल में ये नहीं रहा कि हम दूसरों की मदद करें। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। हमने ये होना चाहिए बच्चों से ये कहा, अपने बच्चों से ये कहा, बेटा तो इन चक्करों मत पढ़ना, ये सब बेकार की बात है। वो बड़ा हो गया वही सीख गया, तो कहने नहीं बेकार की बात है, हम नहीं पढ़ना चाहते। नेतागिरी इतना गंदा काम समझा जाता है कि लोग नेताओं के बराबर में अपना घर बनाना पसंद नहीं करते, अपनी बेटी देना पसंद नहीं करते, हमारी बेटियां लेना पसंद नहीं करते कि नेताजी दूर रहिए। मैं जबकि ये कहता हूँ नेतागिरी की वाहिद ऐसा जरिया है कि अगर इसको सही काम कर लो, ये आखिरत का बेहतरीन रास्ता बन सकता है, बेहतरीन रास्ता बन सकता है। ने कहा, लेकिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उसमें लेकिन नेतागिरी होनी चाहिए। अगर वो उसकी नीयत साफ है, अगर नीयत साफ है सर, इसको देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एक हदीस सुनी, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा, जैसे आपने भी फरमाया। लेकिन हम कर नहीं रहे। हम बहुत अच्छा डॉक्टर तो बनाते हैं, बहुत अच्छा बेटा नहीं बनाते। हमारे टॉपिक पे आने के लिए अलग से मैं टॉपिक रखूंगा दादरी पे। मेरे पास वक्त कम है, घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है। एक मिनट बस। सर सैयद नगर के हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर 85% लोग पढ़े लिखे रहते हैं माशाल्लाह। हर आदमी प्रोफेसर डॉक्टर यहाँ पर मिलता है ना। लेकिन इनके माँ बाप भी आज भी बेचारे यहाँ अकेली पड़ी हुई है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो मोहल्ले वाले दिखाने ले आते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, इस पर अलग से बहस करेंगे। रही बात दादरी वाली बात, इस मुल्क में 2 लोगों की हुकूमत बन रही है इस वक्त,
एक वो जो हमें मारता है, एक दफा वो बना लेता है हुकूमत, और एक वो जो हमें बचाता है। मरते हम ही हैं, क्या खूबसूरत बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। मरते हम ही। हमारे खून के अलावा किसी की सरकार बन नहीं सकती, इतना जानता हूं। बाकी दादरी उसी से रिलेटेड एक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिसने 1988 में अपनी साल हा साल डिकेड्स पुरानी वफादारियां कांग्रेस से छोड़ के उस मर्द मुजाहिद को दी थी, जिस मर्द मुजाहिद ने अयोध्या में यह साबित किया था कि मैं सच्चाई के साथ हूं। उस मर्द मुजाहिद को हुकूमत के नोबडी से समबडी बना के हुकूमत के करीब लाके खड़ा कर दिया और हुकूमत को एंजॉय कराया साल हा साल। यानी कि वो अपनी जिंदगी के या अपने करियर के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे और उन्होंने पावर शिफ्ट कर दी अपनी अगली नस्ल को। इतनी लंबी वफादारियों के बाद क्या मिला? जावेद भाई, मैंने आपसे एक बात कही थी और मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बनाया है एमएलए, जो मुझे मिली है अल्लाह की तरफ से मिली है, किसी ने नहीं दी। हमारा साथ बिल्कुल हम क्लियर करना चाहते हैं आपके मन से, सबका नजरिया एक सा है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा कोई है, कोई बुरा है, कोई कम बुरा है। हमें सिर्फ इस मुल्क में कम बुरे को तलाश करना है कि कम बुरा कौन है। सर मैं आपकी मजबूरियां समझ रहा हूँ। मैं आपको मजबूर नहीं, बिल्कुल मैं मजबूरी कतई नहीं बर्दाश्त करता, ना मजबूरी है मेरी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि जो हम लोगों को मिलना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं मिला, और इस बात का एहसास है। तो सर लेने का तरीका क्या है वो भी बताइए, वो भी आप बताएं। कायद हैं आप, हमें लीड कर रहे हैं आप भी बताएं। लेने का तरीका ये है कि जब तक हम मुसलमानों के अंदर हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त जिनके पीछे अवाम चलती है, वो लोग एक नहीं होंगे, उनका टिकटों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हम सब बिखरे हुए हैं इस टाइम, बिखरे हुए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं एमएलए बनने की सोच रहा हूँ, ये एमपी बनने की सोच रहा है। ये किसी को नहीं मालूम कि कौम क्या कर रही है, कौम का हाल क्या होगा। हमें दर्द है इस बात का कि हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हम किसी से अपना हक जता नहीं सकते। हमने इतना वोट आपको दिया, जैसे आप बात कर रहे हैं, हमने इतना वोट दिया, आपको हुकूमत बनवाई, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? पूछना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। हमारे यहाँ तंजीम बननी पड़ेगी, और बिना पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी सुन लीजिए, आप बिना पावर के कुछ नहीं कर सकते। आपने अभी एक बात कही थी, आप अधिकारियों का हम जानते हैं, हम रोजाना काम लेते हैं अधिकारियों से। कितना ही अच्छा फैसला हो, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं अगर चाहूंगा कि मैं अपने लोगों को फायदा पहुंचा दूं, मैं कितना ही ऑर्डर करता रहूं, लेकिन फायदा नहीं पहुंचेगा जब तक अधिकारी सही नहीं होंगे। अधिकारी तक का जहन खराब है। सच्ची बात है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए सिस्टम का ये साइकिलिंग प्रोसेस है। इस साइकिलिंग प्रोसेस से कैसे निपटा जाए, आइए हम ये सब जानने की, गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं। बेग साहब के पास चलते हैं। बेग साहब, ये बताइए कि ये जो इंटॉलरेंस है, ये सिर्फ उन लोगों में है जो आगे बढ़ के बोल रहे हैं, आगे बढ़ के मुखालफत कर रहे हैं, या बहैसियत कौम मुसलमानों में भी है? देखिए, ऐसा है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है जो भी आपने रेज किया, और अभी मैं मतलब सियासी नुक्ता नजर से अलग पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। समाज और मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज भी समाज का एक हिस्सा है। जो भी पटेल साहब ने एक जिक्र किया था, और सेकुलर वर्ड का जिक्र आया कि जो लोग पढ़ लेते हैं मुसलमान में वो सेकुलर हो जाते हैं। देखिए, एक्चुअली हम लोगों के अंदर जो है ना, मुसलमानों के अंदर भी और इन जनरल सेकुलर वर्ड का या सेकुलरिज्म का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम चाह रहे हैं कि दूसरा आदमी जो हमारे सामने है वो तो सेकुलर हो, और हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें। तो देखिए, ये नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं आप? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है रैशनलिज्म ऑफ थॉट। हर चीज साइंटिफिक, मतलब जैसे 2+2=4, ये अप्रोच होनी चाहिए। अगर ये अप्रोच होगी तो हर चीज सही होगी, इंसाफ से होगी। इस्लाम का भी सबसे बड़ा पैगाम जस्टिस है, और जब से दुनिया बनी आज तक इंसानियत का भी सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस ही है। अगर जस्टिस होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, और जस्टिस कब होगी? जब हम सब की नजरें जो हैं वो रैशनल हों। बात समझ रहे हैं? तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के सर्वाइवल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पॉलिटिकल एरिना में कि हमारी अप्रोच रैशनल होनी चाहिए। हम दूसरे से रैशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी रैशनल हो। रैशनलिज्म का मतलब है हर चीज मेरिट पे हो, जो सही बात है वो हो, और हम किसी भी इशू को, मुस्लिम इशू जो हम लोग बार बार कहते हैं मुसलमानों के मसले, मतलब आप सिर्फ अपने मसले के बारे में सोचते रहे, दूसरा भी आपके बारे में सोचता रहे, ऐसा हो सकता है? आपको हर इशू को अपने इस तरह से पेश करना है कि वो जस्टिस का इशू, बिल्कुल सही, मुसलमान का इशू नहीं है। नहीं, ये बात भाई, तो हम सब इस मुल्क में रहने वाले पार्ट ऑफ द हैं, सोसाइटी, और जो इशू है वो जस्टिस का इशू बताना है कि साहब ये अखलाक के साथ जुल्म हुआ है, समझ रहे हैं, इनजस्टिस हुई है, और उस इनजस्टिस को एड्रेस करना चाहिए सिस्टम को। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर, जैसा शुरू में जमीरुल्लाह साहब ने कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो जनरल अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी इंसान जो हैं हमारे मुल्क में, वो प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं, सेकुलर हैं, रैशनल थिंकिंग वाले हैं, अच्छे लोग हैं।
तो हमको उस थिंकिंग को एड्रेस करना है, उनको अपने साथ लेना। आप उनको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। पहले एग्जाम तो मुसलमानों के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये तो बाहर हो गए सब, बाकी सब लोग बाहर हो गए। नहीं, जब तो हम हमने खुद ही देखा कॉर्नर में कि जा रहे हैं। अपने भाई के खिलाफ भी खड़े हो जाओ, हाँ। अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़े तो हो जाओ, हमको ये कहना है कि हमारा अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो या मजलूम नहीं, बिल्कुल हो। सही बात तो आपने इसमें कही। बात क्लियर है कि हम जस्टिस को अबव रिलीजियस ब्रदरहुड रख रहे हैं और हम जस्टिस का ही, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का ही प्लेटफॉर्म लें। देख साहब, मेरा मैं कहने का मतलब यहाँ है। थोड़ा सा आपको उससे डिफर करूंगा और इस बात पे डिफर करूंगा कि यकीनन हमको जस्टिस की बात करनी चाहिए और हम समाज में जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जहाँ हम इस कौम की बात करते हैं जिसका भी हम तस्करा कर रहे हैं, हम उसके लिए जस्टिस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ होने वाले इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, हम उसे डिफेंड कर रहे हैं। हमारा मसला यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इक्तिसादी रूप में हम शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब से नीचे चले गए। अब ये इनजस्टिस है ये, यानी मुझे आज भी याद है कि किसी जमाने में कोई एक नेता कि इस तरह से समाज के स्ट्रक्चर को बता रहा था, हमारा समाज का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे अपर क्लास है, यहाँ पे लोअर क्लास खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ इसे ऐसे करूँ। ऐसा आज से बरसों पहले मैंने किसी की तकरीर में सुना था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, और लेकिन आज मैं जैसा देख रहा हूँ वो ये है कि ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया? हम तो पहले भी ना यहाँ थे ना यहाँ थे, हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। ये ऐसे हो जाता तब भी हम यहीं थे, ये ऐसे हो जाता तब भी यहीं थे, लेकिन अब हमारी जगह यहाँ से हटा के यहाँ आ गई है। और ये हम नहीं कह रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। हमारे सारे मसाइल जो हैं वो ये है कि हम अपने साथ होने वाले इनजस्टिस का जिम्मेदार किसे माने, अपने आप को माने या दूसरों को माने। इंपॉर्टेंट बात यह है। देखिए दोनों है, हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मुस्लिम कम्युनिटी की भी अपनी बहुत सी कमियां हैं, जाहिर सी बात हम सब जानते हैं। क्योंकि सिस्टम की भी आपकी कमियां बात हैं। रोक रहा हूं, सवाल पूरा कर दूं, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है मुसलमानों से कि देखो मुल्क तरक्की करेगा तो तुम भी तरक्की करोगे। मैं इसके उल्टा बोल रहा हूँ, मुसलमान तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा भाई। सही बात। एक किसी मुल्क का अगर 15% हिस्सा 14% हिस्सा तरक्की करेगा तो उस मुल्क की जीडीपी पे और उस मुल्क के तरक्की के तमाम ग्राफ पे कम से कम 14% तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सच्चर का भी तरक्की के आर्गुमेंट इसमें है। उसका भी आर्गुमेंट ये है। तो ये हमारे साथ होने वाले इनजस्टिस का हमें पॉइंट आउट ये करना है कि इस कौम के साथ होने वाले तमाम जो इनजस्टिस हैं, नाइंसाफी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, कौम है तो किस हद तक है, दूसरे लोग हैं तो किस हद तक है, और उसका हल क्या है। उस हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कौम की पसमानदगी में इस कौम के इंटॉलरेंस का कोई हाथ है? देखिए इनटॉलरेंस की यूनिक चीज है कि इनटॉलरेंट जो है वो ज्यादातर वो होता है जो पावर में है। एक सड़क पे जो आदमी भीख मांग रहा है, गरीब आदमी जो है, वो टॉलरेंट हो इंटॉलरेंट हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा सर है, मैं ये तो नोटिस कर रहा नहीं, हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ पावर एक भिखारी दूसरे भिखारी से जगह के लिए लड़ रहा है। नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एक गरीब आदमी है, डिसएम्पावर्ड आदमी है, अगर वो टॉलरेंट है या इनटॉलरेंट है उसका बहुत लोगों पर उतना असर नहीं पड़ रहा। उसके अपने समाज में पड़ता है। जावेद भाई, पावरफुल आदमी है, उसके पास जो पावर है आपने कहा कि इसको जिम्मेदार कौन है नाइंसाफी की। मैं आपको जी जरा बात पूरी तो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब जो पावरफुल है, ठीक है, जो इस मुल्क में जो पावरफुल फोर्सेस हैं, अगर वो इंटॉलरेंट हो जाए, जैसे स्टेट अगर इंटॉलरेंट हो जाए, आज के दौर में ये प्रॉब्लम है, स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो इंटॉलरेंट अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इंटॉलरेंस को टॉलरेट करे। आपकी बात काट रहा हूँ, आपका क्या राय है, यहाँ स्टेट इंटॉलरेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, प्रेजेंटली है, इस वक्त परेशानियां हो रही है और उस तरफ जा रहा है, इसीलिए तो लोग चिल्ला रहे हैं। अगर स्टेट अनबायस्ड होता, इंटॉलरेंट नहीं होता तो लोग ये वॉइसेस नहीं उठाते। तो अब मतलब दैट इज अ वेरी डेंजरस स्टेट के इंटॉलरेंट होने को हम यानी ये कौम कैसे निपटे? भाई यहाँ पे एक क्लियर बात है, कुरान की आयत है, सूरह अनफाल सूरह 8 आयत नंबर 46, वला तनाज़ऊ, आपस में तनाज़े में मत पड़ो, फतफशलू वतज़हबा हुकुम, नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और यही हो रहा है कि कोई दबदबा नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है, और इसकी वजह से हर जगह पर किसी भी तरह से कुचले आ सकते हैं। तो सही बात तो यह है कि मैं इस बात में उभारना चाहता हूँ, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, मुस्लिम्स इन स्पाइट ऑफ अपने आपसी डिफरेंसेस के अलावा जहां पर कॉमन बेनिफिट्स की बात है, तो हमें तो मिसाल मिल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ पैक्ट किया था मदीना में, ताकि एक कॉमन फ्रंट वहां पे मुश्रिकों के सामने लाया जाए। तो जब वहां तक की सुलह हो सकती है, तो हम ये देखें कि सारे मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपने डिफरेंसेस को सिंक करके एटलीस्ट इस मैटर के अंदर आपस में कॉमन फ्रंट लाया जाए। प्लस इसके अंदर जो दूसरी मजलूम कम्युनिटीज है उन्हें भी साथ में जोड़ करके एक कॉमन टॉलरेंट फ्रंट क्रिएट करना चाहिए, और जो इनटॉलरेंट फ्रंट है या लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादा खुलकर बातें करना चाहिए, उनके साथ में बहुत सारे डायलॉग्स होने चाहिए ताकि वो हमें मिसअंडरस्टैंड करना छोड़ें और अंडरस्टैंडिंग आपस में कम टू द कॉमन बहुत टर्म्स। जरूरी है। मुझे किसी आयत का मफहूम याद आ रहा है, कम टू द कॉमन टर्म्स, कम टू कॉमन टर्म्स। कम टू कॉमन टर्म्स। जावेद भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने अभी कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसको जिम्मेदार हमारा आप है, ये कौन? और हाँ हम ही हैं खुद ही। यहाँ पर मर्डर होता है, FIR तक नहीं होती। यहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत लूट जाती है, FIR भी नहीं होती। वजह क्या है कि जब तक आपको एहसास नहीं है मेरा दर्द क्या है और आपका दर्द क्या है, हम लोग निकल के नहीं आते।
हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज उठ गई अखलाक की, तो ये माहौल बन गया, तो इसको इंसाफ मिल गया। अलीगढ़ में जो हुआ, ये ऐसे केसेस रोजाना होते हैं देहातों के अंदर जहाँ 4-4, 6-6 मुसलमान रहते हैं। हमें मालूम है रोजाना लुटते हैं, रोजाना पिटते हैं, रोजाना बेइज्जत होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो वहीं रहते हैं। वजह क्या है कि हम लोग निकल के नहीं आते घरों से, हम उसको इंसाफ दिलाने की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, जिस पे जुल्म हो निकल के आओ, चलो उसको इंसाफ दिलाओ। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो अधिकारी होता है, IAS IPS, सबसे बड़ा अधिकारी। सर मैं ज़बीउल्लाह साहब आपको मेरी रोकूंगा। बात पूरी हो जाए। सर बात पूरी कीजिए, सिर्फ 1 मिनट। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं चारों मेहमानों से कंक्लूडिंग मेरी बात पूरी है। मैं उसी में कहिए आप। एक बस इसको पूरी होने दिए। मैंने पहले भी कहा IAS IPS किसी का सगा नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता, ना उसका कोई मजहब होता। वो अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहता है, उसका जो प्रॉब्लम आती है उसका सही इलाज नहीं करता, वो उसको वहीं दबा देता है। अगर सही इलाज वो कर दे और सही इंसाफ वो दे दे तो सरकार भी बच जाए और लोग भी बचे हैं। सरकार कोई ऐसा नहीं है सरकार वहां से आएगी, लखनऊ से या दिल्ली से आएगी। देखिए जादू का डंडा नहीं होता सरकार के हाथ में कि वो आप जब तक के हम लोग निकलेंगे नहीं सड़कों पे, मिलेंगे नहीं लोगों से, जैसे हमारे भाई ने कहा कि लोग निकलते ही नहीं है घर से। इंसाफ हम तो कह रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हिंदू भाई पे कोई जुल्म होता है निकल के आइए, उसको इंसाफ दिलाइए। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। दोस्तों बहस अपने इख्तिताम की तरफ है। आइए हम अपने मौजूद मेहमानों से ये जानने की कोशिश करें कि इंटॉलरेंस के इस माहौल में हमारी कौम क्या करे, उनका क्या मैसेज है। बात शुरू करते हैं समदानी साहब। देखिए, जहाँ तक इस हालात में कौम को क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे दिया ध्यान। और चूंकि हम अलीगढ़ में हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास ये प्रोग्राम हो रहा है और मैं एक फोरम भी चलाता हूँ, सर सैयद एवेन्यूज़ फोरम, सर सैयद अल रहमान ने भी तालीम की तरफ तवज्जो दी। इन हालात में सबसे पहले हमें अपनी तवज्जो तालीम के ऊपर मरकूज करनी चाहिए और वो तालीम ऐसी हो जिसमें इस्लामी तरबियत भी शामिल हो। दूसरी बात यह है कि हमें आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखना चाहिए और अपने लीडर्स को ऐसे चुनना चाहिए जिनमें फ़हम भी हो, जिनके अंदर कौम का जज्बा भी हो और जो इखलास से काम करें। अगर ये तीनों चीज़ें हम लोग कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें न तो कोई बेवकूफ़ बना पाएगा और हमारा लीडर हमारा सही नुमाइंदगी करेगा। और आखिरी बात इसमें यह है कि हमें हुकूमत वक्त के पास भी जाना चाहिए, अपने मामलात को चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू चलें चाहे सोशल, लेकिन अपने मामलात को सलीके से हुकूमत को बताते रहना चाहिए, उसको सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डायलॉग हो। जी, प्रॉपर डायलॉग हो, सही बात को हम अप्रिशिएट भी करें और गलत बात को, लेकिन सलीका हर जगह होना चाहिए। जी जी, बिना सलीके के कोई काम सही नहीं होता। शुक्रिया, तो यही बहुत 4 चीजें मैं चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील समदानी साहब। अब बेग साहब, इस दौरे पुराशोभ में ये कौम क्या करे? इंटॉलरेंस के इस माहौल में इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अगर बढ़ जाती है तो क्या है? मेरी समझ से 2 रिस्पॉन्सेस देखने चाहिए, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर और एक कम्युनिटी लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर मेरी समझ से इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज टॉलरेंस खुद है। तो हम क्योंकि इसी समाज में रहते हैं, अगर हम सब अपने अंदर वो टॉलरेंस सचमुच में रखते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो सारे लोगों तक जाता है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों तक भी जाता है कि ये वो लोग हैं जो टॉलरेंस और जस्टिस के लिए खड़े हैं, इनकी जिंदगी उसका रेप्लिकेशन है एग्जैक्ट। और दूसरी चीज ये है कि एट ए कम्युनिटी लेवल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शकील साहब ने भी कही, मेरी समझ से हमें अपने सही इश्यूज को सही से आर्टिकुलेट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जो मीन्स अवेलेबल है सिस्टम के, उनसे अपने मसलों को हल करना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है कि मुसलमानों का एजेंडा दूसरे लोग तय करते हैं। कोई ऐसा इशू, सीडो इशू आपके सामने पेश कर दिया, आप उसी में फंसे रहेंगे। कुछ दिनों तक बाबरी मस्जिद था, उससे पहले शाहबानो इशू था जस्ट लास्ट मिनट, और उसके बाद ये दादरी और मुजफ्फरनगर, कोई ना कोई इश्यूज इस तरह के रहेंगे और हम उसी में ट्रैप्ड रहेंगे। तो हमें अपने इश्यूज को आर्टिकुलेट करना है और अपने कम्युनिटी के नेशनल लेवल के एजेंडे को खुद सेट करना है कि हमारे क्या इश्यूज हैं। अपने एजेंडे को खुद सेट करना है। ये ज़मीरुल्लाह साहब के पास चलते हैं। ज़मीरुल्लाह साहब, आपका ब्रीफ में कमेंट और मैसेज कि ये कौम क्या करे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे, एक होकर सबकी बात करें, खाली मुसलमानों की नहीं, हम जहाँ जुल्म होता है उसको इंसाफ दिलाने की बात करें और सब लोग एक होकर बात करें और प्यार मोहब्बत पैगाम की बात करें। क्योंकि अभी हमने भी एक प्रोग्राम चलाया था, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम से, 7 दिन चलाया हमने, तो इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। लोग हमसे, काफ़ी हिंदू भाई हमसे जुड़े। तो मैं समझता हूँ जैसे खालिद भाई कह रहे थे कि आप अपना मैसेज देंगे तो लोग, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद ना करें,
लेकिन हमें देना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। हम लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। क्या बात, हमें निकलना पड़ेगा, घरों में बैठ के काम नहीं चलेगा। ज़ैद खालिद पटेल साहब। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं भी काफी कुछ बोल चुका हूं और बाकी हमारे नॉलेजेबल ब्रदर्स ने भी बहुत कुछ कहा है। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो खुद इंटॉलरेंट होते हैं, मैं इंटॉलरेंट लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। कहना ही चाहता हूं कि जरा गौर करिए कि हम सब इंसान एक ही ब्रदरहुड है, हम सब के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, हम सब का क्रिएटर और मालिक एक ही है और हम सबको अलग अलग भगवानों ने, अलग अलग गॉड्स ने नहीं बनाया, सबको बनाने वाला मालिक एक है। तो होना ही चाहिए, हम सबको उसका एहसास दिल में लाना चाहिए और उसके खिलाफ जाकर ज्यादा दिनों तक हम दुनिया में भी टिक नहीं सकते। बहुत सारे जालिम आए और गए, फिरौन आया दुनिया में गया, बहुत सारे ऐसी जालिम कौमें थी आकर गए। ऊपर वाले का कंट्रोल चल रहा है, उसके खिलाफ जाकर एक इंसान वक्ती तौर पर गलत भले ही कर सकता है लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज नहीं हो सकती। तो हम सब के लिए ये जरूरी है कि कभी ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली कोई शख्स कोई गलत काम करे, हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सब फरिश्ते हैं, मुसलमानों में भी कोई ऐसा मुस्लिम हो सकता है जो कोई गलत काम सचमुच कर ले, लेकिन याद रखिए इंसाफ का तकाजा यह है, कुरान की आयत है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो जो बोझ जिसका है उसे सजा दी जाए और लीगल प्रोसेस, कानून को अपने हाथ में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती की जाए तो कल जाकर केओटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। हमारी ये कंट्री जहां पर अमन से हम सब रह सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, वी कैन इवन डिफर विद ईच अदर। आप एक अलग व्यू रखते हैं, रखिए, हम एक अलग व्यू रखते हैं, हम रखें। हम डिफरेंस के बावजूद एक यूनिटी रख सकते हैं इस कंट्री के अंदर और एक अच्छे कॉमन गोल की तरफ, कॉमन प्रोग्रेस की तरफ हम सब बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जुल्म और ज्यादती होती है तो जुल्म का मामला ऐसा है, ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है। हम चाहते हैं कि ये कंट्री और सिविलाइजेशन आगे की तरफ बढ़े। सारे के सारे जितने भी नबी थे वो अपने कौम के खैर खा थे, वही खैर खाई के जज्बे से हम अपनी कंट्री के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपस में इनटॉलरेंस का माहौल ना क्रिएट करें, प्यार और मोहब्बत का माहौल रहने दे। कहीं अगर कोई गलत चीज हो गई, हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सही तौर पर उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एज अ कम्युनिटी हमारा भी ये वादा है कि जुल्म अगर हमारा भाई भी कर रहा होगा हम उसकी भी मदद करेंगे, उसे रोक कर। और अगर जुल्म आप पर भी हो रहा होगा तो आप भी हमारे ब्रदर हैं, हम चाहते हैं कि जुल्म को खत्म किया जाए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, चाहे वो किसी पर भी क्यों ना हो। तो ये कॉमन गोल के लिए जरूरी है कि हम सब ये अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलकर, या लिमिटेशन जो बांधने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम मत बात करो, ये वो लोगों की बात है, वो लोग करेंगे, नहीं, ये हम सब की बात है और हम सब इंसानों को इस चीज में यूनाइटेड होकर कदम आगे बढ़ाने हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं वो सारे जर्नलिस्ट का, वो सारे मीडिया हाउसेस, वो सारे लोग जिन्होंने अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए यहां तक आके अपने अवार्ड्स की कुर्बानी देकर वो भी रिटर्न किया। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं। इस कंट्री में एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक अमेजिंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो एक बहुत ही हिम्मत की बात है। बहुत सारे लोग हिम्मत से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस चीज को, इस डिफरेंस को ब्रिज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोशिशें और बढ़ेगी। जो लोगों की कोशिशें हैं कि ये कोशिशों को तोड़ दिया जाए, वो लोगों की कोशिशें नाकाम होगी, बल्कि ऐसी कोशिशों को मेन स्ट्रीम, बल्कि सारे के सारे लोग मिलकर के हम ये कनेक्शन को आपस में आई होप जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस चीज का मकसद हमारा हासिल हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। आइए हम 125 करोड़ लोग मिलकर एक ऐसा ख्वाब देखें, एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखें जिस हिंदुस्तान में मुसलमान के गम पे हिंदू रोए और हिंदू की तकलीफ पे मुसलमान बेचैन हो जाए। आइए हम तहिया करें कि इंटॉलरेंस और टॉलरेंस के नाम पे ना लड़ेंगे, ना किसी को लड़ने देंगे। बेकरारी मेरी देखी है मेरा जब्त भी देख, बेकरारी मेरी देखी है मेरा जब्त भी देख, इतना खामोश रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। इस नोट पे मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।